सो फ्रेंड, पीएमई यूनिट सेकेंड में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? तो इनोवेशन क्या है? एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। आप जो है कोई भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक वर्चुअल आइडिया को तैयार करना होता है, और उस वर्चुअल आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ही हमारा इनोवेशन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद इसके रोल की बात करें तो रोल क्या होते हैं? तो रोल जो होते हैं इसका क्रिएटिव डेवलपमेंट में होता है, रेन फॉर कास्टिंग योर ब्रांड्स, यानी कि डिफरेंट वे ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्या कर रहा है? आपके जो है डिफरेंट वे, जितने भी डिफरेंट वे हैं इनोवेटिंग के, उन सबसे आपको अवेयर करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर करता है। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिजनेस में होने वाली है वो आपका इनोवेशन में डिफाइन कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद अगर बोले टाइप्स की, तो टाइप ऑफ इनोवेशन क्या है? तो टाइप ऑफ इनोवेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका प्रोडक्ट इनोवेशन, सेकेंड है टेक्नोलॉजी इनोवेशन, थर्ड है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इनोवेशन, इतने सारे टाइप ऑफ इनोवेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आइडिया जनरेशन एंड इट्स प्रोसेस, ठीक है। आइडिया जनरेशन एंड इट्स प्रोसेस। आइडिया जनरेशन क्या होता है? देखिए, आइडिया का मतलब होता है आइडिया इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडिया विच आर अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और विजुअल। आइडिया जनरेशन का मतलब यही है कि एक तरह का प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ आइडिया विच आर अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट और विजुअल, ठीक है। ऐसे ऐसे आइडियाज जो आपके कंक्रीट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और विजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। उन सभी को कम्युनिकेट करना और उन सबको डेवलपिंग फेज में प्रोसेस करना ही हमारा जनरेशन ऑफ आइडिया कहलाता है। इसके बाद इसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे इनेबलिंग हो गया, डिफाइनिंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, सिलेक्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। इस तरह के आपके जो होते हैं आइडिया जनरेशन में प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो यह है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी? इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है? तो बिजनेस, देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कुछ एक चांस। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस। कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको उस मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देखना होता है कि क्या आपका वहाँ पे बिजनेस जो है इस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट दैट अलाउ ए बायर टू बीइंग अ बिजनेस, ठीक है, टू बीइंग अ बिजनेस। यानी कि एक बायर जो होता है जब उसको लाइसेंस परचेज कर लेता है, लाइसेंस को परचेज कर लेता है तो वो एक तरह का बिजनेसमैन बन जाता है, ठीक है। और उसको अपने मार्केट में उसकी, वो जो बिजनेस करना चाहता है वो मार्केट में उसकी देखता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, यानी कि उसका जो पर्पज है वो फुलफिलमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है? पहली बात तो इसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड है क्रिएट इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट्स, और इसके बाद इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट बनानी चाहिए। इसके बाद मेकिंग लॉन्ग टाइम क्लाइंट्स। देखिए, कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए स्केलेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट्स और लॉन्ग टाइम क्लाइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग टाइम, देखिए, लॉन्ग टाइम क्लाइंट का मतलब यही है कि आप ऐसे क्लाइंट्स को जोड़िए, भले ही आपके पास 10 क्लाइंट हो लेकिन ऐसे क्लाइंट हो जो आपके साथ रेगुलर रहें, तो उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टाइम क्लाइंट, ठीक है। लॉन्ग टाइम क्लाइंट वही होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आता है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास मैनेजरियल स्किल क्यों होनी चाहिए? मैनेजर स्किल क्यों होनी चाहिए? इससे क्या होता है, ये क्या करता है, आपका इंश्योर करता है इफेक्टिव लीडरशिप को, ठीक है। इंश्योर करता है इफेक्टिव लीडरशिप को। जो भी आप ये एंटरप्रेन्योर है उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद ये क्या करता है, ये मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉय को, उसके जो भी एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट कर सकता है कि नहीं ऐसा काम कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा मोटिवेटेड एंड हाई लेवल ऑफ एनर्जी में होना चाहिए, ठीक है। अगला है
रेगुलेट कंपटीशन इन मार्केट, ठीक है, रेगुलेट कंपटीशन इन मार्केट। देखिए मार्केट में क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है डेली बेस पे लॉन्च होते रहते हैं, तो उस चीज़ को कंपटीशन के रूप में लेना और अपनी वैल्यू को मार्केट में बनाए रखना एक एंटरप्रेन्योर का मेन स्किल होती है, ठीक है, इसी को हम मैनेजर स्किल बोलते हैं। अब इसके बाद मैनेजर स्किल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हो गया टाइम मैनेजमेंट करना, बिजनेस प्लानिंग करना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, इस तरह की ये आपकी मैनेजर स्किल में आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है वैल्यू क्रिएशन। ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो वैल्यू क्रिएशन क्या है? वैल्यू क्रिएशन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट विच आर मोर इवैल्यूएबल देन द इनपुट। देखिए बिजनेस में क्या हो करता है, आप हमेशा मार्जिन के बेस पे आते हैं कि आप वहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो आपको मार्जिन होगा, यानी कि आपको फ़ायदा होगा। तो बेसिकली यही होगा कि आपने जो भी इनपुट उसमें दे रखा है, यानी कि जितना आपने धन लगाया है, जितनी मनी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे आप ज़्यादा का ही सोचेंगे कि हमने अगर 10 रुपये किया है तो हमको उससे 100 रुपये या 90 रुपये मिलने की आशा हो, तभी हम उस बिजनेस में जाएंगे, ठीक है। यानी कि जितना आपने लगाया है तो उससे अधिक आप पाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। आप एक अच्छी मार्केट में अपनी अच्छी वैल्यू को क्रिएट करिए, ठीक है, तो उसी से हम बोलेंगे वैल्यू क्रिएशन है ए प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट्स। क्या है आउटपुट? यानी कि आपका जो आउटकम है विच आर मोर वैल्यूएबल, उसको मोर वैल्यूएबल देना है देन इनपुट। जो आपने इनपुट दे रखा है, यानी कि जितना आपने धन लगाया है उससे ज़्यादा की उम्मीद रखिए कि आप ज़्यादा आएगा। इसके बाद वैल्यू क्रिएशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, इससे क्या होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट का हमें पता चलता रहता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अट्रैक्शन, कस्टमर को अट्रैक्शन फील होता है, यानी कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट इतने में कस्टमर लेना चाहता है, तो हम अपना उसमें मार्जिन सेट वर्क करके उसको उतने में रिटेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिटेलिंग प्राइस, रिटेलिंग जो होती है ये इसमें हम जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे से रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर हमारे पास वैल्यूएबल कस्टमर हैं। और इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं वो हम पे वो विश्वास करते हैं, विश्वास करके हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टेप टू क्रिएट इंटरप्राइज। देखिए एक इंटरप्राइज को क्रिएट करने के लिए, यानी कि इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को चेक करना होगा कि जो आप भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या उसके आगे कुछ स्कोप है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में आपको जरूर डिफाइन करना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आइडिया जनरेशन होना चाहिए, आपके पास न्यू आइडिया, नए नए आइडिया रोज़ आने चाहिए। यानी कि रोज़ का मतलब ये है कि आपने जो भी प्लान कर रखा है, अगर वो प्लान कंप्लीट हो जा रहा है तो नेक्स्ट प्लान, यानी कि ग्रैब करना, कस्टमर का अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको नया आइडिया जनरेशन करना होता है, ठीक है। इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब यही होता है कि उसके बारे में जो भी आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को तैयार करना, ठीक है, उसकी स्टडी करना, मतलब फुल नॉलेज होना ही फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये आता है आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में क्या होता है कि आपको एक बिजनेस प्लान को डेवलप करना होता है, मतलब उसमें क्या क्या आपको करना है, कितना इसमें एम्प्लॉय लगेगा, कितना खर्च होगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ कहाँ से किस चीज़ को इक्विटी लेनी है, ये सब चीज़ों का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस प्लान में तैयार करना होता है। इसके बाद लॉन्चिंग इंटरप्राइज, इसके बाद लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। यही स्टेप आपके मेन इंपॉर्टेंट है इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपकी है कि आपके पास इफेक्टिव क्या होना चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन राइट्स होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जैसे जो अभी आप डिसीजन ले रहे हैं वो एकदम क्लियर और राइट होना चाहिए। राइट मतलब ये ही है, राइट देखिए ये राइट्स का मतलब अधिकार है और राइट का मतलब है सही, ठीक है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो एकदम क्लियर और राइट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट जिसे बोल सकते हैं। इसके बाद स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए,
मतलब किसी काम को कर लेने की पूरी आपके पास दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको रखनी ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है स्कैम्पर। स्कैम्पर की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो स्कैम्पर की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है सब्स्टिट्यूट, एस से होता है सब्स्टिट्यूट, सी से होता है कंबाइन, ए से होता है अडेप्ट, एम से होता है मॉडिफाई और पी से होता है पुट इनटू अनदर यूज, पुट इनटू अनदर यूज। ई फॉर होता है एलिमिनेट, आर फॉर होता है रिवर्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट इनटू अनदर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई यूनिट सेकंड की। नेक्स्ट में यूनिट थर्ड की बात करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।